हाय माय डियर फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु बोर्ड के 6 चैप्टर के मौर्यन एम्पायर के बारे में। द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर ओपन ए न्यू एरा इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। माना जाता है कि मौर्यन एम्पायर की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के एक नए एरा में शुरुआत होती है। सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट माना जाता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे पहली ये शुरुआत हुई थी कि जब मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश होता है इंडिया के अंदर तो पॉलिटिकल यूनिटी अचीवमेंट हो जाती है इंडिया के अंदर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिटिकल अनस्टेबल के कारण पॉलिटिकल राजाओं के बीच में यूनिटी ना होने के कारण बाहर के फॉरेनर्स हमारी इंडिया के अंदर इन्वेजन करते हैं। तो क्योंकि किसी भी किंगडम का कॉमन एनिमी नहीं होता था, वो आपस में ही लड़ते लड़ते अपने एम्पायर्स को एक्सटेंड करते करते यूनिटी को ख़राब कर देते हैं और जिसके कारण फॉरेन इन्वेजन हो जाता था। तो ये वो टाइम पीरियड है जब सबसे पहली बार इंडिया के नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी इस्टेब्लिश हो गई थी। मोर द हिस्ट्री राइटिंग हैज़ ऑल्सो बिकम ए क्लियर फ्रॉम दिस पीरियड। और इस टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं वो हमें क्लियरली देखने को मिले हैं। क्लियरली हमें इस टाइम पीरियड के रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजिक तरीके से पढ़ सकते हैं। तो कौन से वो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। तो माना जाता है कि इंडिजीनियस और फॉरेन लिटरेसी सोर्सेज हैं। इंडिजीनियस मतलब इंडिया के उस टाइम में रहने वाले प्लेंटी ऑफ इंडिजीनियस सोर्सेज हैं और फॉरेन लिटरेसी सोर्सेज हैं जहाँ से बारे में हमें इनके बारे में पता लगता है, मतलब मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। नंबर ऑफ द एपिग्राफिकल रिकॉर्ड ऑल्सो अवेलेबल टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इस पीरियड की हिस्ट्री को राइट करने के लिए हमारे पास एपियोग्राफिक रिकॉर्ड्स भी हैं, बायोग्राफिकल रिकॉर्ड्स, एपियोग्राफिक रिकॉर्ड्स भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कौन से सोर्सेज से क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। तो सबसे जो लिटरेरी सोर्सेज वो लिटरेरी सोर्सेज जहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले जो रिसोर्सेज है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वो बुक है जो कुटिल्या ने या फिर चाणक्य ने लिखी है। दिस बुक इन संस्कृत वॉज रिटन बाय द कौटिल्या। ये बुक संस्कृत में और कौटिल्या के द्वारा लिखी गई है। ए कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बुक कौटिल्या ने संस्कृत में लिखी गई है जब टाइम पीरियड चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्या वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मचाइवली। कौटिल्य को इंडियन मचाइवल्स भी कहा जाता था। द मनुस्मृति ऑफ अर्थशास्त्र वॉज फर्स्ट डिस्कवरी बाय द R.S. शर्मा शास्त्री इन 1904। तो जो अर्थशास्त्र की जो मनुस्क्रिप्ट है, अर्थशास्त्र के अंदर जो लिखने वाली स्क्रिप्ट है, मनुस्क्रिप्ट है जो भी, वो सबसे पहले डिस्कवर की थी R.S. शर्मा ने 1904 में। द अर्थशास्त्र कंटेन 15 बुक्स। अब अर्थशास्त्र वो बुक है जिसके अंदर 15 बुक्स हैं, 180 चैप्टर हैं, जिसके अंदर 15 बुक्स हैं और 180 चैप्टर्स हैं। बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बट हम अर्थशास्त्र को बोल सकते हैं कि 180 चैप्टर हैं, 16 बुक हैं और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है किंग और उसकी काउंसिल के साथ एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। और सेकंड है वो डील करता है सिविल और क्रिमिनल लॉ के साथ। थर्ड है वो डिप्लोमेसी और वॉर के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री का वो है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है। अब आपको ये थोड़ा सा याद नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं आपको मेरे नोट्स दिखाती हूँ, यहाँ से हम पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि ये जो बुक है वो संस्कृत में लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को दूसरे नाम से भी कौटिल्य को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंडियन मिचाइवल के नाम से, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है। जो मनुस्मृति अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई है सबसे पहले डिस्कवर की थी R.S. शर्मा शास्त्री ने सबसे पहले डिस्कवर करी थी मनुस्क्रिप्ट को जो अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई है।
द अर्थशास्त्र माना जाता है कि अर्थशास्त्र के अंदर 15 बुक्स हैं, अर्थशास्त्र के अंदर ही 15 बुक्स हैं और उस 15 बुक्स के अंदर 180 चैप्टर हैं, बट जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसका जो पहला पार्ट है चैप्टर्स का, कुछ ग्रुप ऑफ चैप्टर्स का जो पहला पार्ट है, उसके अंदर हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं किंग कि वो किंग के साथ कैसे किंग डील करता था अपने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और काउंसिल्स के साथ, कि किंग कैसे डील करता था अपने डिपार्टमेंट के साथ और काउंसिल्स के साथ। सेकंड जो पार्ट है वो हमें क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में बताता है, कि अर्थशास्त्र के अंदर जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ रिकॉर्डेड है उसके बारे में बताता है। थर्ड हमें बताता है डिप्लोमेसी ऑफ वॉर, कि किस तरह से कि जो मौर्यन एम्पायर है उसका डिप्लोमेसी रिलेशन था दूसरी किंगडम्स के साथ और क्या क्या उन्होंने वॉर लड़ी। तो इट इज़ ए मोस्ट, इसलिए माना जाता है कि जो अर्थशास्त्र बुक है जो कौटिल्य की लिखी गई है वो सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स है जहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। सेकंड है विश्वदत्ता विश्वदत्तास मुद्रा कक्षा, विश्वदत्ता की मुद्रा कक्षा, वेट, विश्वदत्तास मुद्रा कक्षा। सेकंड जो लिटरेरी सोर्स है उसका नाम है विश्वदत्ता एंड मुद्रा कक्षा, मुद्रार्क शिक्षा। ये जो रिटर्न रिकॉर्ड है मतलब विश्वदत्ता की जो एक बुक है जिसका नाम है मुद्राक्षसा। द मुद्राक्षसा रिटन बाय द विश्वदत्ता इज ए ड्रामा इन ए संस्कृत। अब जो विश्वदत्ता हैं उन्होंने मुद्राक्षा जो बुक लिखी गई है वो एक ड्रामा बुक है जो संस्कृत में लिखी गई है। ऑल्दो रिटन ड्यूरिंग द, और ये जो विश्वदत्ता ने जो मुद्राक्षा लिखी है ये गुप्ता पीरियड तक इस ड्रामा को लिखा जा रहा था। ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने कुटिल्या को जो कौटिल्या जो एरिया था, रीजन था, जो नंदा से उन्होंने लड़ाई की थी, मतलब किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को हरा कर कौटिल्या को अपने कब्जे में कर लिया था। ये ड्रामा के थ्रू हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। इट ऑल्सो गिव ए पिक्चर ऑन द सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन अंडर द मौर्यन। और यही जो ड्रामा इन्होंने लिखा है इसको पढ़ के हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में, मौर्यन के टाइम पीरियड में जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी। थर्ड जो सोर्स है जहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है वो है मगस्थियंस। इंडिगा की मगस्थियन की इंडिगा, मतलब मगस्थियन कौन था? एक ग्रीक अम्बेसडर था जो मौर्यन एम्पायर के कोर्ट में बैठता था और मौर्यन एम्पायर के चीज़ों के बारे में रिटर्न रिकॉर्ड्स को लिखता था। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिगा जिसका नाम था इंडिगा। मगस्थियन वॉज द ग्रीक अम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगस्थियन चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में एक ग्रीक अम्बेसडर था, उसकी बुक का नाम था इंडिका, जो सर्वाइव कर रही थी। और उस इंडिका बुक को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। येट हिज अकाउंट गिव डिटेल अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो ये कहा जाता है कि जो मगस्थियन की जो बुक है इंडिका, ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेड है और ये इस बुक के अंदर हमें मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल है, मेन जो कैपिटल है पाटलिपुत्र जो मेन कैपिटल थी, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मौर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके बारे में हमें बताती है। और किस तरह से जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था पाटलिपुत्र के अंदर, मौर्यन एम्पायर का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बारे में हमें जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से पता चलता है? मगस्थियन की इंडिगो बुक से। हिज पिक्चर ऑन द कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ इज नॉटेबल certain unbelievable information provided by him has to be treated with a cautions। अब इस इंडिगो बुक से हमें मौर्यन एम्पायर के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है और हमें उस टाइम के सोशल लाइफ के बारे में भी पता चलता है। कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो इस बुक से हमें पता चलता है जो एक अनबिलीवेबल्स हैं। अदर लिटरेरी सोर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 3 इम्पॉर्टेंट वर्क, मतलब इन 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स के अलावा जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है वो है पुरानास और बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो पुराना और बुद्धिस्ट लिटरेचर ये 2 और बुक्स हैं
पुरानाज और बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट की जो लिटरेचर है उसमें भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। जैसे कि जताकाज होती है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मौर्यंस के बारे में। तो जताकाज जैसी जो बुक्स होती हैं, जताकाज जैसे जो ड्रामा बुक और कहानियाँ स्टोरियों वाली बुक होती हैं, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यंस के बारे में। सिक्लोन्स क्रॉनिकल्स, जो सिक्लोन अपनी क्रॉनिकल्स बुक लिखते थे, दीपावमसा और महावमसा जैसी बुक से भी हमें अशोका के रोल पता चलता है कि किस तरह से दीपावमसा महावमसा जैसी जो सोर्सेज हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि दीपावमसा और महावमसा वाली जो बुक हैं उन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि जो अशोका थे वो किस तरह से बुद्धिज़्म को श्रीलंका से श्रीलंका तक स्प्रेड कर दिया था। मतलब अशोका ने बुद्धिज़्म को किस तरह से दूसरी दूसरी कंट्री तक पहुंचाया था। तो किस तरह से एक लोकल रिलीजन वर्ल्ड रिलीजन बन गया था। द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज लाइक द एडिक ऑफ अशोका। और हमें कहाँ से पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, और हमें पता चलता है अशोका की एडिक्स से। तो जो आर्कोलॉजर्स थे उन्होंने कुछ एविडेंस रिकॉर्ड्स को भी फाइंड आउट किया था मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए। तो वो थे जो अशोका एडिक्स बनाता था। अशोका हर अपनी जगह उस पे जो पिलर्स बनाता था, उन पिलर्स पे जो रिटन रिकॉर्ड्स थे वहाँ से, तो उनको बोला जाता है जो अशोका की लिखी गई एडिक्स थी, पिलर्स थे, उन सोर्सेज को फाइंड आउट करके उनको पढ़ने के बाद भी हमें मौर्यन के बारे में पता लगता है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका वर द फर्स्ट डिसाइडेड बाय जेम्स प्रिंसिप इन 1837। माना जाता है कि अशोका की सबसे पहली जो इंस्क्रिप्शंस थी लिखी गई, जो अशोका की बारे में लिखी गई जो सबसे पहली जो इंस्क्रिप्शन थी उसको पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसिप ने 1837 के अंदर। वो एक पालिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। इन सम प्लेसेस प्राकृति वॉज यूज्ड। तो वो जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, बट कुछ एरिया के अंदर कुछ प्लेसेस के अंदर फाइंड आउट किया गया था कि वो प्राकृतिक लैंग्वेज में भी लिखी गई थी। द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड फॉर द राइटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अशोका इंस्क्रिप्शन वर फाउंड इन द खरोस्ती स्क्रिप्ट। अब जो अशोका की जितनी भी इंस्क्रिप्शंस थी वो हमें कुछ खरोस्ती स्क्रिप्ट में मिली थी। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो अशोका की इंस्क्रिप्शन हमें फाइंड आउट हुई थी वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। और ब्राह्मण स्क्रिप्ट भी ब्राह्मण स्क्रिप्ट को भी एम्प्लॉयज़ राइटिंग के अंदर यूज़ करते थे। तो अशोका की जो स्क्रिप्ट है वो खरोस्ती में लिखी गई थी और पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, और कहीं कहीं एरिया पे हमें प्राकृतिक लैंग्वेज भी यूज़ होती हुई दिखाई दी। There are the 14 major rock addicts. The two Kalinga addicts are found in a newly conquered territory. अब अशोका की 14 मेजर बड़ी बड़ी जो रॉक एडिक्ट्स थी, 14 जो बड़ी बड़ी रॉक एडिक्ट्स थी उसमें से हमें फाइंड आउट होती है। द टू कलिंगा एडिक्ट्स आर फाउंड इन द न्यूली, और उसमें से दो, मतलब 14 मेजर रॉक एडिक्ट में से दो ऐसी एडिक्ट्स थी जो कलिंगा के अंदर फाइंड आउट होती है, क्योंकि कलिंगा जो अशोका का होता है वो एक न्यूली कॉन्क्रीट टेरिटरी होती है, वहाँ पे हमें कलिंगा एडिक्ट मिलती हैं, टू कलिंगा एडिक्ट फाइंड होती हैं। द मेजर पिलर एडिक्ट वर द इरेक्टेड इन इम्पॉर्टेंट सिटीज़, और इम्पोर्टेंट जो मौर्यन एम्पायर की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ होती थी वहाँ पे हमें मेजर पिलर के एडिक्ट्स देखने को मिले। और माइनर रॉक एडिक्ट्स भी थे। माइनर रॉक एडिक्ट्स, दिस एडिक्ट्स ऑफ अशोका डील विद अशोका दमा। और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स भी थे जहाँ से हमें पता लगता है, पर माना जाता है कि जो अशोका के एडिक्ट्स होते थे वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है कि अशोका के धमा के बारे में, ऑल्सो इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिज ऑफिशियल, कि अशोका का धमा क्या कहता था, अशोका का धमा क्या कहता था, और उसकी जो इंस्ट्रक्शन, उसके ऑफिशियली जो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि कैसे अशोका अपने ऑफिशियल्स में इंस्ट्रक्शन करता था, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें अशोका के रॉक एडिक्ट से पता लगता है। द थर्टींथ रॉक्स एडिक्ट्स गिव डिटेल अबाउट हिज वॉर। जो 13th रॉक्स एडिक्ट है अशोका की, वो उसके अंदर लिखा गया है कि किस तरह से अशोका ने कलिंगा वॉर को जीता था। द पिलर एडिक्ट सेवंथ गिव ए समरी ऑफ हिज एफर्ट टू प्रमोट दमा विद इन हिज किंगडम। और अशोका की जो 7th
सेवन्थ पिलर एडिक्ट है वो हमें कुछ समरी बताता है कि किस तरह से अशोका का जो दमा है उसे प्रमोट किया जाता था, उसे आगे बढ़ाया जाता था उसकी किंगडम के साथ साथ, कि अशोका ने क्या क्या एफर्ट्स किए थे अपने धमा को स्प्रेड करवाने में अपने किंगडम के अंदर ही। द अशोकन इंस्क्रिप्शन रिमेन वैल्यूएबल सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ अशोका एंड द मौर्यन। तो हम बोल सकते हैं कि अशोका की भी इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सोर्स थी जो हमें अशोका के बारे में और मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती थी। तो ये सोर्सेज थे जहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थशास्त्रा जो कौटिल्य की लिखी गई है। उसके बाद में हमने पढ़ा विश्का दत्ता की मुद्राक्षक्षा बुक जो एक ड्रामा बुक है जहाँ से हमें इनके बारे में पता लगता है। थर्ड वन हमने पढ़ा मगस्थियंस की जो बुक है इंडिको। फोर्थ हमने पढ़ा दूसरे भी कुछ लिटरेरी सोर्स जैसे कि द्वीपवंसा और महावंसा, जताकाज, पुराणास, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। और फिफ्थ हमने पढ़ा कि कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे जो आर्कियोलॉजर्स ने फाइंड आउट किए थे अशोका की एडिक्स, जब वो पाली लैंग्वेज में प्राकृतिक लैंग्वेज में खरोष्ठी ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी। कुछ मेजर एडिक्स थे, कुछ माइनर एडिक्स हैं जहाँ से हमें, जिसमें हमने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमने ये पढ़ा कि जो 13 रॉक्स एडिक्स है अशोका की, उसके अंदर अशोका की वॉर और उसकी विक्ट्री के बारे में लिखा गया है, कलिंगा वॉर के बारे में लिखा गया है। और जो 7th एडिक्ट है वो बताती है कि किस तरह से अशोका अपने धमा को प्रमोट करते थे अपने किंगडम के अंदर। तो ये कुछ सोर्सेस हैं जहाँ से हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके हिस्ट्री की पढ़ने की कोशिश की है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर माने जाते हैं मौर्यन एम्पायर के। तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ही एट द एज ऑफ 25 मतलब 25 की एज में वो उनकी जो यंग एज थी 25, तब उन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया था नंदा डायनेस्टी से। हमने देखा था कि ज़्यादातर जो नॉर्थन इंडिया था वो नंदा डायनेस्टी के अंडर में आ रहा था, क्योंकि लास्ट में मगधा एम्पायर को नंदा डायनेस्टी संभालती है। तो नंदा डायनेस्टी से लड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 की एज में पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया था। धनानंदा, जिसके नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था धनानंदा, उससे इन दिस टास्क ही वॉज असिस्टेंट बाय द कौटिल्य एंड हु वॉज ऑल्सो नोन एज द चाणक्य और विष्णु गुप्ता। इन दिस टास्क ही वॉज असिस्टेड बाय कौटिल्य। और इसी टास्क के टाइम में जो कौटिल्य थे वो उसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के असिस्टेंट बन जाते हैं, मतलब असिस्ट हो जाते हैं। कौटिल्य के द्वारा असिस्ट कर लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन एम्पायर के अंदर कौटिल्य आ जाते हैं। मेन बात इसमें ये बताई गई है। हु वॉज ऑल्सो नोन एज, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था और विष्णु गुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। आफ्टर फॉर्मली इस्टेब्लिशिंग हिज पावर इन द गैंगटिक वैली। तो मौर्यन एम्पायर जो होता है वो गैंगटिक वैली तक धीरे धीरे इस्टेब्लिश बढ़ जाता है, मतलब वो एक्सटेंड हो जाता है गैंगटिक वैली तक। ही मार्च्ड ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड सबडक्टेड द टेरिटरी अप टू इंदस। और मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे और बढ़ता नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी बढ़ता जाता है। मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य अपनी पावर के थ्रू अपनी पावर को और एक्सटेंड कर रहे थे। पहले उन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर किया, फिर गैंगटिक प्लेन को कैप्चर कर लिया, फिर धीरे धीरे वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मार्च करते रहे और उन्होंने इंडस टेरिटरी तक को कैप्चर कर लिया था मौर्यन एम्पायर के अंदर। देन ही मूव टू सेंट्रल इंडिया, फिर वो सेंट्रल इंडिया में मूव हुए और उन्होंने नॉर्थ नर्मदा रिवर के रीजन को भी ऑक्यूपाई कर लिया था अपने एम्पायर के अंदर। तो हमने देख लिया कि इन जिस चीज़ से हमें पता चलता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन उन्होंने कवर कर लिया, गैंगटिक प्लेन रीजन को कवर कर लिया, वैली को कवर कर लिया, नीचे से नर्मदा रिवर को कवर कर लिया। तो कितना बड़ा सा वास्ट सा एरिया इन्होंने अपने एम्पायर के अंदर कवर कर लिया था। इन 1305 BC के अंदर वो मार्च करते हैं सेलुकास, निकेटर्स एंड हु वॉज अलेक्जेंडर जनरल कंट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो अलेक्जेंडर होता है वो इंडस
रिवर के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की कुछ टेरिटरी को लोकल ट्राइबल से जीत कर कवर कर लेता है। तो जो भी अलेक्जेंडर के अंडर में थोड़ा बहुत टेरिटरी इंडिया की कंट्रोल थी, वो वहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मार्च को एक्सटेंड किया और उस टेरिटरी को भी अपने अंदर कंट्रोल कैरी कर लिया। Chandragupta Maurya defeated him. A treaty was signed by this treaty. तो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अलेक्जेंडर की भी जो टेरिटरी थी, जो भी उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर कवर करी थी, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे जीत ली, उसको हरा कर वो जीत ली और एक दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ। इसी ट्रीटी के दौरान सलूका एंड निकाटा स्कैटर्ड द ट्रांस इंडस टेरिटरीज, नेमली द एरिला, अरोकोशिया, गैद्रोशिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टू द मौर्यन एम्पायर। मतलब कहने का मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अंदर जो मौर्यन एम्पायर था वो बढ़ता जा रहा था, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर रहा था अपनी पावर के थ्रू। ही ऑल्सो गेव हिज डॉटर इन मैरिड टू मौर्यन प्रिंस। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर ने भी कुछ एम्पायर्स के साथ मैट्रिमोनिकल अलायंस बनाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो मौर्यन जो प्रिंस थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्यन, उनके साथ कुछ किंगडम्स की डॉटर के साथ मैरिज की थी। चंद्रगुप्त मेड ए गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट टू द सेलुकियास। यहाँ पे मेन बात ये बताई गई है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर जो सेलुकास और निकातास जैसे किंगडम थे, उनके साथ मौर्यन एम्पायर ने मैट्रिमोनिकल अलायंस बनाए थे। बाद में इनको ही हराकर अपने एम्पायर को और एक्सटेंड कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रिंस थे उन्होंने सेलुका की डॉटर के साथ शादी की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको 500 एलिफेंट भी दिए थे गिफ्ट में। मेगस्थियन वॉज सेंड टू द मौर्यन कोर्ट एज द ग्रीक एम्बेसडर। और जो मेगस्थियन एक ग्रीक एम्बेसडर था, जिसे मौर्यन एम्पायर के अंदर भेजा गया था कि वो वहाँ के बारे में रिकॉर्ड करेगा। Chandragupta annexed Jainism toward the end of his life and stepped down from the throne in favor of his son बिंदुसारा। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो जैन धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को ये रियलाइज़ होता है, वो जैन धर्म की तरफ बढ़ते जाते, तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनकी जो एंड ऑफ लाइफ थी वो जैनिज्म की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो गद्दी थी वो अपने बेटे के फेवर में दे दी और वहाँ से गिव अप कर दिया। मतलब अपनी थ्रोन को गिव अप करके वो जैनिज्म धर्म को फॉलो करने चले जाते हैं और अपने बेटे को अपनी गद्दी दे देते हैं, जिसका नाम था बिंदुसारा। Then he went to the Sravana Bhelgola near the Mysore along with the Jain monks, led by the Bhadra Bhagu, and starved himself to death. अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, वो मैसूर चले जाते हैं। मैसूर के पास में श्रावना बेलगोला एक प्लेस है, वहाँ चले जाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ और वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को स्टारवेशन, मतलब वो भूखे पेट रहकर वहाँ पे तपस्या कर कर अपने आप को डेथ पे ले जाते हैं। मतलब जैन धर्म को फॉलो करने लगकर उन मॉन्क्स के साथ ही मैसूर चले जाते हैं और वहाँ पे वो स्टार्ट कर देते हैं हिमसेल्फ टू डेथ, स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू। वो भूखे पेट और ये ही तपस्या करते करते अपनी ज़िंदगी को डेथ दे देते हैं। मतलब वो लिबरेशन पाना चाहते थे। अब आ जाती है, अब जो थ्रोन है मौर्यन एम्पायर की वो कौन संभालता है, बिंदुसारा, जो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसारा को ग्रीक के जो कुछ एम्बेसडर या कुछ लोग थे जो बिंदुसारा को अलग नाम से भी पुकारते थे, जिसका नाम था अमित्राघता, जिसका मतलब होता है स्लेवर ऑफ एनिमीज। स्लेवर ऑफ एनिमीज मतलब दुश्मनों का स्लेवर, बड़ा आदमी। तो बिंदुसारा को ग्रीक के लोग दूसरे नाम से जानते थे, जिसका नाम था अमृतगता, जिसका मतलब होता है स्लेवरी ऑफ एनिमी। ही इज सैड टू हैव कॉन्कर्ड द दक्कन अप टू मैसूर। अब जब बिंदुसारा के हाथ में मौर्यन एम्पायर आ जाता है तो मौर्यन एम्पायर को वो मैसूर तक एक्सटेंड कर देते हैं। Taranatha, the Tibetan monks started that Bindusara conquered 16 states comprising the land between the two seas. The Sangha Tamil literature also confirmed the Mauryan invasion of the far south.
अब हमें कुछ रिकॉर्ड बताए गए हैं कि एक तिब्बत मॉन्क्स थे जिनकी बुक का नाम था त्रंथा। उससे हमें पता चलता है कि जो बिंदुसारा हैं वो 16 स्टेट को अपने टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं और वो अपने एम्पायर को इतना एक्सटेंड कर देते हैं, 2 सी के बीच में एक लैंड भी कवर कर लेते हैं वो अपने एम्पायर के अंदर। संगम लिटरेचर भी हमें ये रिटन रिकॉर्ड बताती है कि जो मोरन का इन्वेजन था वो साउथ तक पहुंच चुका था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वो बिंदुसारा के अंडर में मैसूर तक एक्सटेंड हो चुका था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मौर्यन जो एम्पायर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है, जो बिंदुसारा के टाइम पीरियड में जो मौर्यन एम्पायर आया बिंदुसारा के अंडर में जो मौर्यन एम्पायर आया था वो मैसूर तक एक्सटेंड हो चुका था। बिंदुसारा रिसीव द माचूर्स एज एम्बेसडर फ्रॉम द साइरियन किंग एंटीचूज फर्स्ट। तो एंटीचूज फर्स्ट जो किंग थे, सारियन जो किंग थे जिनका नाम था एंटीचूज फर्स्ट, उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था दिमाचूस को भेजा था बिंदुसारा के अंडर में, मौर्यन एम्पायर के अंदर दिमाचू को भेजा था बिंदुसारा, जब बिंदुसारा राज कर रहे थे मौर्यन एम्पायर पे। बिंदुसारा रोड टू एंटीचूज फर्स्ट आस्किंग फॉर द स्वीट वाइन ड्राइड फिक्स ए सॉफिस्ट। अब बिंदुसारा क्या करते हैं, जब एंटीग्यूज एक एम्बेसडर भेजते हैं दिमाचूस को भेजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, मौर्यन एम्पायर के अंदर जब राज कर रहे थे बिंदुसारा, तो बिंदुसारा एंटीगोस को एक लेटर लिखते हैं कि आप हमें सारिया से स्वीट वाइन भेजो, ड्राइड फिग्स भेजो एंड सॉफिस्ट भेजो। बट बाद में द लेटर सेंट ऑल बट ए सॉफिस्ट बिकॉज द ग्रीक लॉ प्रोहिबिटेड सेंडेड ए सॉफिस्ट। अब सोफिस्ट क्या होता है? सोफिस्ट कुल मिला के सोफिस्ट एक पर्सन होता है, यहाँ पे लेटर को भेज दिया, सारे लेटर को भेज दिया जाता, मतलब जो भी लेटर के अंदर चीज़ मांगी गई थी वो सारियन के किंग होते हैं, वो बिंदुसारा को सारे सामान भेज देते हैं, बट वो सोफिस्ट को नहीं भेजते। तो सारियन किंग है जिनका नाम था एंटीचोरस, उन्होंने सोफिस्ट को नहीं भेजा बिंदिसारा को। क्यों नहीं भेजा था? क्योंकि ग्रीक का ये लॉ कहता है कि सोफिस्ट को सैंड करना मना है। बिंदुसारा स्पॉटेड द अजीविकाज ए रिलीजन सेक्ट। अब जो बिंदुसारा जो राजा थे वो अजीविका एक रिलीजन सेक्ट है जिसका नाम है, एक रिलीजन सेक्ट है अजीविका, उसको सपोर्ट करते थे। बिंदुसारा अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। अब जब बिंदुसारा मौर्यन के अंदर राजा थे, तो तब बिंदुसारा ने अपने बेटे अशोका को उज्जैन का गवर्नर बनाया हुआ था। अब हम बात करते थे अशोका द ग्रेट। अशोका को ग्रेट कहा जाता था, अशोका द ग्रेट। तो अशोका को ग्रेट कहा जाता था, अशोका द ग्रेट। देर इज़ अ लिटिल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्ली लाइफ ऑफ अशोका। अशोका की जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में हमारे पास बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। ही एक्टेड एज ए गवर्नर ऑफ उज्जैन, कि अशोका ने उज्जैन के अंदर गवर्नर की तरह काम किया है। ऑल्सो वो स्प्रेस करते थे रिवोल्ट इन तकसीला ड्यूरिंग हिज फादर बिंदुसारा रीजन। तो बिंदुसारा रीजन के टाइम पीरियड के अंदर, तक्षशिला रीजन के अंदर वो रिवोल्ट्स को रोकते थे। There was an internal of 4 years between the Ashoka's succession to the throne and his actual coronation. माना जाता है कि अशोका थे, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को संभालने की, जब मौर्यन एम्पायर को संभालने की बारी अशोका की आई, तो जब अशोका की आई तो उनके बीच में 4 साल का गैप हो जाता है। उस गद्दी पे बैठने, अशोका की जब बारी आती है उस गद्दी पे बैठने की, तो उसके बीच में 4 साल का गैप हो जाता है। Therefore, it appears from the available evidence that there was a struggle for throne after the Bindusara death. अब ये गैप क्यों होता है? कुछ रिटन रिकॉर्ड या एविडेंस, कुछ अवेलेबल एविडेंस है, वो ये दिखाते हैं कि स्ट्रगल हो गया था थ्रोन के लिए, मतलब गद्दी के लिए स्ट्रगल किया जा रहा था। बिंदुसारा मतलब उनकी फादर की डेथ होने के बाद उस गद्दी पे कौन बैठेगा? उन भाइयों में से
के बीच में स्ट्रगल हो रहा था थ्रोन के लिए। साइक्लोन्स क्रॉनिकल दीपावमसा महावमसा स्टेटेड दैट अशोका कैप्चर पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर इंक्लूडिंग हिज एल्डर ब्रदर सुसीमा। अब कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, एक क्रॉनिकल बुक है जो एक साइक्लोन्स की लिखी गई है, जो दीपावमसा लिटरेचर सोर्स है या महावमसा जो सोर्सेज हैं, वहाँ से ये पता चलता है कि अशोका ने ना उस थ्रोन पे बैठने के लिए अपने 99 ब्रदर को मार दिया था, जिसके अंदर उनके जो एल्डर ब्रदर थे सुसीमा, उसको भी इंक्लूड किया गया। द यंगेस्ट ब्रदर तीशा वॉज स्प्रेड, और जो यंगेस्ट ब्रदर थे उनके तीशा वह स्प्रेड हो गए थे। बट जो एक तिब्बत मॉन्क्स की बुक है जिसका नाम है तारानंथा, उस बुक से हमें ये पता चलता है कि अशोका ने सिर्फ अपने 6th ब्रदर को मारा था, अशोका की जो एडिक्स है वो भी कुछ रेफरेंस हमें शो करती है, अशोका की जो एडिक्स है वो भी हमें कुछ रेफरेंस शो करती है। हिज ब्रदर एक्टिंग एज ए ऑफिसर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमें ये अशोका की जो एडिक्स है उससे हमें ये पता चलता है कि अशोका के जो ब्रदर थे वो उन अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड में अशोका के ब्रदर ऑफिसर की तरह काम करते थे। However, it is clear that the successor of Ashoka was a dispute one. तो यहाँ से हमें ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि बिंदुसारा के बाद गद्दी पे बैठने के लिए अशोका का जो सक्सेसर, मतलब बिंदुसारा का जो सक्सेसर था या फिर अशोका का जो सक्सेशन था, वो एक डिस्प्यूट वन क्वेश्चन है। तो एक डाउटेबल यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है अलग अलग रिसोर्सेज और अलग अलग एविडेंसेस से। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है अशोका रीजन का, वो है उसकी विक्ट्री वॉर विद कलिंगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट अशोका के टाइम पीरियड में लड़ा गया था वो थी एक विक्ट्री, जब कलिंगा को अशोका ने जीत लिया था 261 BC में। ऑल्दो देयर इज़ नो डिटेल अबाउट द कॉजेस एंड कोर्स ऑफ वॉर, यहाँ तक कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है कि क्या कारण था इस वॉर का और क्या कोर्स ऑफ वॉर, मतलब वॉर के क्या परिणाम निकले। द इफेक्ट ऑफ वॉर वॉज द डिस्क्राइब बाय अशोका हिमसेल्फ इन रॉक एडिक्ट 13। हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि जो अशोका की 13th रॉक एडिक्ट है, वहाँ से हमें कुछ पता चलता है कि अशोका की कलिंगा वॉर के बारे में हमें वहाँ से पता चलता है। बट हमें ये पता चलता है कि जो रॉक एडिक्ट 13 जो है अशोका की, वहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड पता चला है कि ये जो वॉर हुई थी ना, सो ऑल्दो देयर इज़ नो डिटेल अबाउट, यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा डिटेल अबाउट नहीं है क्या कारण था वॉर का और क्या इफ़ेक्ट आया वॉर से, बट हमें एक इफ़ेक्ट वॉर का डिस्क्राइब किया है। अशोका की जो 14th रॉक एडिक है, वहाँ से हमें कुछ इफेक्ट पता चला है इस वॉर का। 150,000 वर किल्ड एंड मैनी टाइम द नंबर परमिश्ड। माना जा रहा था कि अशोका ने खुद अपने एडिक्ट पे लिखवाया था कि उस वॉर के अंदर 50,000 और 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे, और मैनी टाइम तो ये नंबर पढ़ा ही नहीं जाता था। आफ्टर द वॉर, इस वॉर के बाद जब उन्होंने कलिंगा को जीत लिया, मतलब और मौर्यन एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया कलिंगा तक, एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ कलिंगा वॉर वॉज द अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉक उपागुप्ता। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो वॉर लड़ी थी ना, कलिंगा वॉर लड़ी थी अशोका ने, उस वॉर से एक तो इफेक्ट ये आया था कि हजारों लोगों की डेथ हुई थी। ये चीज़ अशोका ने अपने एडिक पिलर पे रिकॉर्ड करवाई थी, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हजारों लोगों की डेथ हुई थी, हजारों मौत हुई थी। और मौर्यन एम्पायर के अंदर कलिंगा भी इंक्लूड हो गया था। दूसरा इम्पोर्टेंट इफेक्ट कलिंगा वॉर से ये होता है कि अशोका कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज़्म धर्म को अपनाने लग जाते हैं, और वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के इन्फ्लुएंस होकर वो बुद्धिज़्म धर्म को अपनाने लग जाते हैं। अब हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे और अशोका के बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। अशोका और अशोका का बुद्धिज़्म के साथ क्या रिलेशन था, और अशोका का धमा क्या कहता था, क्या है ये एक्चुअली धमा।
So according some scholar, his conversions to the Buddhism was a gradual and not immediate. अब कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अशोका ने बुद्धिज़्म को धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट किया था, इमीडिएट स्टार्ट नहीं किया, इमीडिएटली उसने फॉलो नहीं किया था। यही टाइम पीरियड अबाउट 261 BC के टाइम पीरियड में अशोका बिकेम ए साख्या उपासका एंड 2.5 year later ए बिकुज। हाँ, यहाँ से पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में 261 BC के टाइम पीरियड के अराउंड में अशोका एक साक्या बन चुके थे, एक साक्या उपासका बन चुके थे, मतलब बुद्धिज़्म के एक ले ले डिसिपल बन चुके थे, एक डिसिपल बन चुके थे बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करने के बाद। यही एक आधे साल के बाद एक भिक्खुस बन गए थे। तो अशोका भी बुद्धिज़्म को फॉलो करने के लिए एक भिक्खुस बन जाते हैं। देन गेव अप हंटिंग। बाद में अशोका ने भी हंटिंग क्यों करते थे? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अशोका हम मानते हैं कि जो पुराने टाइम में जो राजा होते थे वो हंटिंग करते थे। तो अशोका ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि वो हंटिंग को गिव अप कर देंगे, और उन्होंने बोध गया भी विजिट किया था, वहाँ पे एक और मिशन को भी ऑर्गेनाइज करवाया था। तो अशोका बोध गया जाते हैं, बोध गया विजिट किया था अशोका ने, और वहाँ पे एक मिशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धर्मा महात्मास टू स्पीड अप द प्रोग्रेस ऑफ धम्म। अब वहाँ पे अशोका ने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया था जिसका नाम था, जिस ऑफिसर को कहा जाता था धर्मा महामात्रास। क्यों कहा जाता था उन्हें धर्मा महामात्रास? क्योंकि वो अशोका के धम्म को बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहे थे बुद्धिज़्म के साथ। इन 241 BC के टाइम में ही विजिट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, द लुम्बिनी गार्डन नियर द कपिला वस्तु। तो 221 BC के टाइम पीरियड में अशोका बुद्धा के जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी गार्डन, वहाँ भी जाते हैं जो कपिला वस्तु के पास में है तिब्बत के अंदर। एंड ही ऑल्सो विजिटेड अदर होली प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म लाइक द सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। अब उसी तरह से जो अशोका होते हैं वो बुद्धिज़्म के दूसरे हॉली प्लेसेस पे भी विजिट करते हैं, जैसे कि सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में। ही सेंट ए मिशन टू द श्रीलंका अंडर हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघामित्रा हु प्लांटेड देयर द ब्रांच ऑफ ओरिजिनल बुद्धिस्ट ट्री। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये पता चलती है कि अशोका ने एक मिशन चलाया था श्रीलंका के अंदर, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटा और बेटी को कहा था कि तुम्हें बुद्धिस्ट के जो ट्री होते हैं, ओरिजिनल जो बौद्ध ट्री होते हैं, उनकी ब्रांचेस को श्रीलंका में स्प्रेड करके प्लांटेड करनी है। मतलब बुद्धिस्ट ट्री की ब्रांचेस को प्लांटेड करना है श्रीलंका के अंदर। ये एक मिशन था जो अशोका ने चलाया था अपने बेटा और बेटी को भेजकर श्रीलंका, और कहा था कि वहाँ पे तुम ना बुद्धिस्ट ट्री होते हैं ना, उनकी ब्रांचेस को प्लांटेड करवाओगी। संघामित्रा महेंद्रा, उनके बेटे का नाम था महेंद्रा, उनकी डॉटर का नाम था संघामित्रा। अशोका कन्वर्टेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट ए पाटलिपुत्र इन 2040 BC के टाइम में, एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और अशोका ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं पाटलिपुत्र के अंदर 2014 BC के टाइम पीरियड में। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका करवाते हैं पाटलिपुत्र में, इन ऑर्डर टू स्टैंड द संघा, एंड इट वॉज द प्रिसिस्टेड ओवर द मोगोली पुत्र तिशा इन ऑर्डर टू स्टैंड द संघा। और ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है ये पाटलिपुत्र में होती है, अशोका करवाते हैं, और इस काउंसिल्स के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मोगोली पुत्र अतिशा होते हैं। क्यों ये काउंसिल कराई जाती है? इस काउंसिल का मेन काम होती है कि जो संघा है उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाया जाए। अब किस तरह से अशोका के टाइम में मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड हो रहा था? अशोका के टाइम में मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड हो रहा था। जस्ट वेट। Ashoka's inscription mention
साउथ मोस्ट किंगडम चोलाज पांड्या सत्यापुत्रास केरला पुत्रास। अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें साउथर्न मोस्ट किंगडम के बारे में लिखा गया है, जैसे कि चोला के बारे में, पांड्या के बारे में, सत्यापुत्रा के बारे में, केरला पुत्रास के बारे में एज ए ब्रदर स्टेट। और इन चारों को ब्रदर स्टेट के नाम से जाना जाता था। Therefore, this state remained outside the Mauryan Empire. ये कहता है कि इन चार किंगडम को छोड़कर जितना भी साउथर्न रीजन था वो मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ चुका था। तो राजा तरंगिनी कश्मीर वॉज ए पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। राजा तरंगिनी एक सोर्सेज है जहाँ से भी हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मौर्यन एम्पायर कश्मीर भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। नेपाल भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। नेपाल भी मौर्यन एम्पायर के अंडर में आता था। द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वॉज ऑल्सो ऑलरेडी डिमार्केटेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। और हमें पता ही है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो भी मौर्यन एम्पायर के अंडर ही आता था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अशोका का जो एम्पायर था वो इतना जो एरिया था पूरा यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन फ्रंटियर आ गया, ये गंगा वैली वाला रीजन आ गया, कलिंगा आ गया, यहाँ से नर्मदा रिवर, ये सारा रीजन मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ चुका था। अशोका के टाइम पीरियड में भी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भी और बिंदुसारा के टाइम पीरियड में। तो लास्ट में आकर जो मौर्यन एम्पायर वो इतना एक्सटेंड हो जाता है, इतना बड़ा बन जाता है। ये था अशोका का एम्पायर। अब हम पढ़ेंगे अशोका का दमा क्या कहते हैं। व्हाट इज अशोका का दमा क्या कहता है। सो अशोका's दमा, although Ashoka's embraced Buddhism took efforts to spread Buddhism। हमें पता है कि अशोका बुद्धिज्म से एम्ब्रेस्ड थे और एफर्ट्स करते थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। हिज पॉलिसी ऑफ दमा वॉज स्टिल ब्रॉड कॉन्सेप्ट। बट ये कहते हैं कि बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा ग्रेस, अशोका बुद्धिज्म से ग्रेस होते थे और वो बहुत एफर्ट्स करते थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। बट उनकी जो दमा की पॉलिसी थी वो फिर भी बुद्धिस्ट से थोड़ा सा अलग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इट वॉज ए वे ऑफ लाइफ, ए कोड ऑफ कंडक्ट, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल एट ए लार्ज। अब दमा क्या है। दमा के अंदर वे ऑफ लाइफ बताया गया है कि किस तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने, किन कोड ऑफ कंडक्ट को सब मतलब अशोका का जितना भी मौर्यन एम्पायर था ना, अशोका चाहता था कि मौर्यन एम्पायर के सबसे जो लार्ज पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन दमा के कोड ऑफ कंडक्ट को, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करे एक अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए। हिज प्रिंसिपल ऑफ दमा वर क्लियरली स्टार्टेड इन हिज एडिक्स। और जो अशोका के दमा के जो प्रिंसिपल्स थे वो अशोका के एडिक्स पे भी लिखे गए हैं। जो मेन फीचर थे अशोका के दमा के वो मेंशन किए गए हैं कुछ वेरियस एडिक्स के अंदर नीचे समट किए गए हैं। मैं आपको पढ़ाती हूँ कि अशोका का जो दमा था उसके बारे में हमें पता चलता है अशोका की लिखी गई एडिक्स से। मेन जो फीचर थे अशोका के दमा के वो ये थे, सर्व टू द फादर मदर, प्रैक्टिस ऑफ द अहिंसा, कि फादर और मदर को सर्विस करना चाहिए। सर्विस करना मतलब फादर और मदर का ख्याल रखना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, सच को प्यार करना चाहिए और रिवर्स टू ए टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, कि टीचर्स को रिवेंस करना चाहिए, हमें हमारे रिलेटिव्स के साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए। एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना, एनिमल्स को जलाना कराना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिटेड रोक देना चाहिए। फेस्टिव गैदरिंग एंड अवॉइडिंग एक्सपेंशन एंड मीनिंगलेस सेरेमनी एंड रिचुअल्स, जितनी भी सोसाइटी के अंदर मीनिंगलेस सेरेमनीज़ हैं और एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं उनको सबको अवॉइड करना चाहिए, रिचुअल्स को सबको अवॉइड करके हमें मिलजुल कर फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ दमा matras,
अब अशोका का दमा ये क्या है, अशोका का दमा का एक प्रिंसिपल ये है कि जो सोसाइटी के अंदर ना या फिर एम्पायर के अंदर एक ऐसा इफेक्टिव तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे पूरे सोशल वेलफेयर हो, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, जिससे लोगों का वेलफेयर हो। और यही जो और लोगों के बीच में दमा के जो सिस्टम है और लोगों के बीच में एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करके रखा जाए। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द सर्वेंट बाय द मास्टर एंड द प्रिजनर बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर। और एक ह्यूमैनिटी की तरह ट्रीटमेंट, एक मास्टर अपने सर्वेंट को एक ह्यूमैनिटी तरीके से ट्रीटमेंट करे, और एक गवर्नमेंट ऑफिसर कैदी के साथ भी एक ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट करे, एनिमल्स की तरह नहीं। कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू द एनिमल्स, कंसिडरेशन रखा जाए, एनिमल्स के साथ नॉन वायलेंस किया जाए, मतलब मारा ना जाए एनिमल्स को। कोटेस्टी टू द रिलेशन एंड लिबरलिटी टू द ब्रह्मनिज्म, ब्रह्मनिज्म से लिबरलिटी ले लो, कॉन्टेस्टी करो रिलेशंस को, टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन सेक्ट। और अशोक का दमा ये भी कहता था कि जितने भी रिलीजन सेक्ट्स हैं हर को टॉलरेंस करके रखो। कॉन्केस्ट थ्रो द दमा इंस्टेड ऑफ द थ्रो वॉर। वो कहते थे कि अगर तुम्हें एम्पायर को एक्सटेंड करना है, मतलब उनका कहना था लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि बातचीत करके, मतलब दमा को फॉलो करके कॉन्केस्ट कर लो वार की जगह पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड अदर सिमिलर आइडिया ऑफ अशोका दमा आर आइडेंटिकल विद द टीचिंग ऑफ बुद्धा। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अशोका का दमा कहता था, जैसे कि नॉन वायलेंस को फॉलो किया जाए, ऐसे ही सिमिलर आइडियाज़ जो बुद्धिज़्म की टीचिंग कहती है, इसलिए अशोका का दमा और बुद्धिज़्म एक आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट बन गए थे। बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि दमा और बुद्धिस्ट टीचिंग बिल्कुल सेम थी। ऐसा हम इक्वेट नहीं करेंगे दमा को और बुद्धिस्ट टीचिंग को। बट क्योंकि बुद्धिज़्म अपने आप में एक पर्सनल बिलीफ है और दमा एक सिग्निफिकेंट जनरल कोड ऑफ कंडक्ट है। दमा क्या है, जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में लिखा गया, एक जर्नल कोड ऑफ नॉर्मल और एक इम्पॉर्टेंस कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखा गया है। बट जो बुद्धिज़्म है एक पर्सनल बिलीफ है। तो अशोका की विश थी कि उसका जो दमा है उसको स्प्रेड होना चाहिए हर सोशल लेवल तक। तो अशोका की ये विश थी कि जो अशोका का दमा है वो एक हर सोशल लेवल तक एक्सपैंड होना चाहिए। तो हमने कुछ फीचर्स पढ़े अशोका का दमा एक्चुअली है क्या। अशोका के दमा के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया है, वे ऑफ लाइफ लिखी गई है, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल लिखे गए हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के बेस पे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अशोका का जो दमा है और बुद्धिज़्म है ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल थे। फिर भी जो दमा है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है पढ़ने का, उसके अंदर अलग है। बुद्धिज़्म अपने आप में एक बिलीफ है और दमा अपने आप में एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट है। ये हमने पढ़ लिया अशोका के दमा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ अशोका। हम एनालाइज किया गया है एस्टिमेट किया गया है अशोका को। वो क्या है, अशोका वॉज ए ग्रेट किंग्स, कहा जाता था सबसे ग्रेटेस्ट किंग था अशोका। सरपासिंग अलेक्जेंडर ग्रेट, जूलियस कैसर्स, अदर रिनोवर्स एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। अशोका को सबसे ग्रेटेस्ट किंग माना जाता था, अलेक्जेंडर ऑफ ग्रेट को भी छोड़कर, जूलियस कैसर को, हर मतलब पूरे वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू द H.G. Well, amidst the tens thousand of the name of monarchs that crowd the column of history, the name of Ashoka shines almost along a star. अब एक ऑथर है, क्या हम बोल सकते हैं, एक स्कॉलर हैं जिनका नाम था H.G. Well। वो अपना एक देते हैं, कोट देते हैं कि अशोका जो नाम है वो अकेला एक ऐसा नाम है जो शाइन करता है एक अकेला एक स्टार की तरह। अशोका वॉज ट्रू हिज आइडियल, अशोका की जो आइडियल थॉट थी वो एक बहुत सच्ची थी। ही वॉज नॉट ड्रीमर बट ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल जीन्स। अब अशोका को कहा जाता है कि अशोका एक ड्रीमर पर्सन नहीं है कि सिर्फ जो ड्रीम्स को देखे। अशोका वो पर्सन है
जो ड्रीम्स को प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ करें। एक प्रैक्टिकल जीन्स थे उनके अंदर। हिज दमा इज हिज दमा इज सो यूनिवर्सल दैट इज अपील टू ह्यूमैनिटी इवन टूडे। अशोका का जो दमा था वो पूरा उस अशोका का जो दमा था वो यूनिवर्सल था, मतलब सभी के लिए फॉलो करने का था। वैसी ह्यूमैनिटी आज भी सोसाइटी में देखने को मिलती है। ही वॉज एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री फॉर हिज benevolent एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो फॉर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अग्रेसिव इवन आफ्टर हिज विक्ट्री इन ए वॉर। अब यहाँ से पता चलता है कि अशोका को जाना जाता था कि अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो एक बेनवोलेंट था। ऑल्सो उसकी जो पॉलिसी फॉलो की जाती थी उस एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक नॉन प्रोग्रेसिव थी, मतलब गुस्से वाली नहीं थी। तो यहाँ से पता चलता है कि अशोका सबके साथ हारमोनी में रहना पसंद करता था। अशोका का दमा ये कहता है कि सभी को हारमोनी के साथ रहना चाहिए, किसी को इंजर वगैरह नहीं करना चाहिए, जैसा हमने थोड़ी थोड़ी टीचिंग बुद्धिज़्म में पढ़ी थी। हिज विक्ट्री इन द वॉर, आफ्टर हिज विक्ट्री इन द वॉर, मतलब उसकी वॉर के अंदर विक्ट्री होने के बाद भी अशोका की जो पॉलिसी थी वो नॉन प्रोग्रेसिव थी, एरोगेंट नहीं थी। हिज सेंट्रल आइडिया वॉज टू प्रमोट द वेलफेयर। अशोका का जो मेन आइडिया था, मेन उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का आइडिया था, उसका जो सेंट्रल आइडिया था, उसकी जो सेंट्रल थीम थी वो यही थी कि ह्यूमैनिटी को वेलफेयर किया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए सोसाइटी के अंदर, यस, सोशल वेलफेयर किया जाए। द लेटर मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या पढ़ते हैं। अशोका की डेथ हो गई थी 232 BC के अंदर। उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक वेस्टर्न मौर्यन एम्पायर और ईस्टर्न मौर्यन एम्पायर। तो जो वेस्टर्न पार्ट होता है वो संभालता है कुनाला, जो अशोका का पुत्र होता है। तो अशोका का बेटा होता है कुनाला, वो वेस्टर्न पार्ट संभालता है। एंड द ईस्टर्न पार्ट बाय द सारारथा, और ईस्टर्न पार्ट संभालता है सारारथा, जो अशोका का ग्रैंडसन होता है। मतलब कुनाला का बेटा वो होता है दरारथा, वो संभालता है ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न संभालता है कुनाला। ड्यू टू द बैक्टीरियन इन्वेजन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर कोलैप्स्ड। तो मौर्यन एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट होता है उस पार्ट के ऊपर बैक्टीरियन जो इन्वेजन है, बैक्टीरियन कौन थे, जो बाहर के फॉरेनर होते हैं वो बैक्टीरियन थे, जिन्होंने वेस्टर्न पार्ट के ऊपर इन्वेजन कर और जो वेस्टर्न पार्ट था वो कोलैप्स हो गया। ईस्टर्न पार्ट जो समरावती सक्सेसर, मतलब दसरा रथा के बाद जो दसरा रथा के जो सक्सेसर होते हैं समप्रथि, उसके अंडर में ईस्टर्न पार्ट आ जाता है मौर्यन। तो लास्ट में वो जो मौर्यन किंग होते हैं बृहत्रथा, लास्ट के जो मौर्यन किंग होते हैं बृहत्रथा, उसको हु वॉज असैसिनेटेड बाय द पुष्पमित्रा संगा। अब आ जाती है पुष्पमित्रा जो संगा होते हैं, वो मौर्यन के लास्ट किंग द्रिहत्रथा को मार देते हैं, उनका असैसिनेट कर देते हैं। अब हम मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मौर्यन सिस्टम, हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर कितना एक्सटेंड हो चुका था, मौर्यन एम्पायर कितना वो एक्सटेंड हो चुका था मौर्यन एम्पायर। अब जो मौर्यन एम्पायर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, द ascendancy of the Mauryan had resulted in the triumph of monarchy in India. The ascendancy of the Mauryan has resulted in a triumph of monarchy in India. जब मौर्यन एम्पायर जब इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया के अंदर, तो एक विक्ट्री थी मोनार्की की। अदर जो सिस्टम थे जैसे कि रिपब्लिकन, ओलिग्रेसी, दैट वर प्रीवलेंट इन द प्री मौर्यन टाइम वॉज, मतलब कहने का मतलब कि पहले जो मौर्यन एम्पायर से प्री मौर्यन जो एम्पायर का टाइम पीरियड था, तब हमने देखा था कि कुछ रिपब्लिकन किंगडम थे और कुछ मोनार्की किंगडम थे। तो उस टाइम पीरियड के बाद, मतलब जब मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड आया, तो जो ऐसे तरीके के जो किंगडम थे रिपब्लिकन और ओलिग्रेसी वाले जो किंगडम थे वो कोलैप्स हो चुके थे कम्प्लीटली। जो नॉर्थ जो पार्ट था सेंट्रल इंडिया का और नॉर्थर्न इंडिया का, वो मोनार्क के अंदर आ गया था। कौन सा मोनार्क? मौर्यन मोनार्क, मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ चुका था। ऑल द कुटिल्या द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया सपोर्ट द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो कुटिल्या थे
जो कौटिल्य हम पढ़ के चुके हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है, कौटिल्य को माना जाता था कि वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, फेमस, सबसे फॉरमोस्ट, मतलब सबसे बड़े जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर, वो कौटिल्य थे, जो सपोर्ट करते थे मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। बट वो रॉयल ऑब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट में स्टैंड नहीं होते। मतलब वो कहते हैं कि मैं मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो फॉलो करता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि जो उसमें राजा होता है वो ऑब्सोल्यूटिज्म को फॉलो करने लग जाए, एक रॉयल ऑब्सोल्यूटिज्म को फॉलो करने लग जाए। He advocated the king should take the advice of his ministry in the running of the administration. उनका कौटिल्य का मानना ये था कि किंग को जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए, उसको भी लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मिनिस्टर्स की एडवाइस भी सुननी चाहिए किंग को, या ऐसा मानना था कौटिल्य का। इसलिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोल्ड मंत्री परिषद असिस्टेंट द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स थे, जिसे मिनिस्ट्री परिषद कहा जाता था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स को संभालने के लिए। तो अलग अलग पुरोहित थे, मंत्रास थे, अलग अलग पुरोहित थे, महामंत्री थे, सेनापति थे, युवराजा था। तो इस तरीके के जो ऑफिसर्स थे वो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। देयर वर ए सिविल सर्वेंट, और वहाँ पे सिविल सर्वेंट मतलब मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सिविल सर्वेंट भी होते थे, जिसे अमात्यास कहा जाता था। तो जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को देखते थे। इसीलिए इन ऑफिसर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर की तरह एक इंडिपेंडेंस इंडियन की बॉडी के पार्ट था। द मैथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द अमरत्यास वॉज द एलोबरेटी गिवन बाय द कौटिल्य। अब कौटिल्य ने कहा है कि जो मेथड होगा ना अमात्यास को अपॉइंट करने का, वो एक एलोबरेट मेथड डिस्क्राइब किया है कौटिल्य ने। अशोका ने अपॉइंट किया था दमा महात्मा को। हमने देखा कि अशोका ने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया था जिसे कहा जाता था दमा महामात्रास, जो दमा को स्प्रेड करवाता था। मॉडर्न स्टेट हैड ए वेल ऑर्गेनाइज सिविल सर्विस, और जो मॉडर्न स्टेट थे वो सिविल सर्विस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते थे। तो ये तो हो गया, हमने मौर्यन एम्पायर के सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर कौन सी ऑफिसर्स होते थे, क्या क्या चीज़ें संभालते थे। अमरत्यास भी होते थे, पुरोहित होते थे, महामंत्री होते थे, सेनापति होते थे, युवराज होते थे, और कौटिल्य भी मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था, बट वो रॉयल ऑब्सोल्यूटिज्म को फॉलो नहीं करता था, जिसके अंदर सिर्फ राजा अपनी चलाता रहे और किसी और की ना सुने। वो ऐसा कहता था कि राजा को एडवाइस लेनी चाहिए अपने मंत्री से जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं। मौर्यन एम्पायर के अंदर रेवेन्यू को कैसे इकट्ठा किया जाता था। तो समहर्था द चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज इन ए चार्ज टू द कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यू द एम्पायर। एम्पायर की जितना भी रेवेन्यू होता था, मतलब एम्पायर का जितना भी रेवेन्यू होता था उसको कलेक्शन किया जाता था। एम्पायर के अंदर जितना भी रेवेन्यू आता था उसको कलेक्शन करने का काम होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो जो सबसे रेवेन्यू डिपार्ट के अंदर जो सबसे चीफ ऑफिसर होते थे उन्हें समहर्ता कहा जाता था, जो सारे रेवेन्यू को कलेक्शन करते थे उस एम्पायर के अंदर। द रेवेन्यू केम फ्रॉम द लैंड। अब वो रेवेन्यू कहाँ से कलेक्शन करते थे, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो चीफ The revenue come from land, irrigation, custom, shop tax and ferry tax, forest, mine, pasture, license, free from craftsmen's, fines collected in the law court. अब जो रेवेन्यू होता था वो लैंड से आता था, इरिगेशन सिस्टम से आता था, कस्टम से आता था, शॉप टैक्स से आता था, फेरी टैक्स से आता था, फॉरेस्ट से, माइन से, पेस्चर से, और जितने भी क्राफ्टमैन्स होते थे वो लाइसेंस फ्री होते थे, ठीक है। और जो लो कोर्ट होता था वो फाइन्स को भी कलेक्ट करता था। द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉर्मली फिक्स एज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर रखा था मौर्यन एम्पायर के अंदर कि 1/6 जितना भी तुम प्रोडक्शन करोगे उसका 1/6 पार्ट तुम्हारा लैंड रेवेन्यू को जाएगा। द मेन आइटम जो एक्सपेंडिशन ऑफ द स्टेट रिलेटेड टू द किंग एंड हिज हाउस होल्ड, मेन जो आइटम होती थी, मतलब कहने का मतलब कि जो मौर्यन एम्पायर थे जो टैक्स को कलेक्ट करके, तो रेवेन्यू को जो कलेक्ट करते थे
उनको कलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपेंड खर्चा किसके ऊपर करते थे, या तो किंग से रिलेटेड कोई स्टेट के किंग से रिलेटेड जो भी स्टेट है उनमें खर्चा किया जाता था, उसके हाउस होल्ड में, आर्मी में खर्चा किया जाता था, गवर्नमेंट सर्वेंट्स में, पब्लिक वर्क में, पुअर रिलीफ और रिलीजन्स के अंदर एक्सपेंडिचर्स किया जाता था। अब आर्मी के बारे में पढ़ते हैं। द मोरियन आर्मी वॉज वेल ऑर्गेनाइज, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति। अब जो मौर्यंस की आर्मी होती थी वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होती थी, और मेन जो कंट्रोलर होता था मौर्यन आर्मी को संभालने वाला वो सेनापति होता था। द सैलरी वर पेड इन द कैश, सेनापति को सैलरी कैश में पे की जाती थी। कुटिल्य रेफर करते हैं कि जो सैलरी होती थी वो डिफरेंट मिलिट्री ऑफिसर्स, मतलब डिफरेंट रैंक के मिलिट्री ऑफिसर्स को डिफरेंट रैंक की सैलरी पे की जाती थी। ग्रीक ऑथर प्लेंटी के अकॉर्डिंग मौर्यन जो आर्मी होती थी उसके अंदर 6 लाख इन्फेंट्री होते थे, 30,000 कैवलरी होती थी, 9,000 एलिफेंट थे, 8,000 चेरियोट्स थे। इन एडिशन टू दिस 4 विंग्स, इन 4 विंग्स के एडिशन के अंदर नेवी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई विंग्स भी होते थे। मतलब नेवी आर्मी भी होती थी, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई विंग्स भी होती थी। हर विंग्स के अंडर में एक कंट्रोलर होता था जो इस विंग को संभालता था, उसे कहा जाता था सुप्रीम टेंडर्स, उसको कहा जाता था सुप्रिंटेंडेंट या फिर अध्यक्षा। मैगस्थीन्स की बुक है इंडिको, वो भी मेंशन करती है कि 6 ब्रॉड 5 मेंबर होते थे, ईच कंट्रोल द 6 विंग ऑफ मिलिट्री। वो कहते थे कि 6 ब्रॉड के अंदर 5 मेंबर होते थे, ईच 6 विंग को कंट्रोल करती थी मिलिट्री। अब मौर्यन एम्पायर का क्या, कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। दिस डिपार्टमेंट हैड कंट्रोल द रिटेल एंड होलसेल प्राइस ऑफ द गुड एंड ट्राई टू इंश्योर देयर स्टेडी सप्लाई थ्रू इट ऑफिशियल लाइक द अध्यक्षा। अब ये जो डिपार्टमेंट, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट होते थे, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होते थे, वो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस को कंट्रोल करते थे, और गुड्स के होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस को कंट्रोल करते थे, और कोशिश करते थे कि इसकी जो सप्लाई है वो ऑफिसर्स के थ्रू पहुँचे। तो मतलब जो सप्लाई जो स्टेडी सप्लाई बनी रहे इसकी ऑफिसर्स, उसको संभालता कौन था, अध्यक्षा संभालते थे। इट आल्सो कंट्रोल वेट एंड मेजर एंड लीव्ड कस्टम ड्यूटीज रिलेटेड फॉरेन ट्रेड। अगर मौर्यन एम्पायर फॉरेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसके ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाए उसका वेट और उसके मेजरमेंट को भी कंट्रोल किया जाता था मौर्यन एम्पायर के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर और इंडस्ट्री ऑफ इसके अंदर। अब मौर्यन एम्पायर के जुडिशियल और पॉलिसी डिपार्टमेंट के क्या काम था। सो कुटिल्य ने मेंशन किया है कि कुटिल्य ने मेंशन किया है कि हर तरीके की सिविल लॉ भी थे और क्रिमिनल कोर्ट। मौर्यन एम्पायर के अंदर 2 तरीके के कोर्ट होते थे, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कैपिटल वॉज कोल्ड धर्माधिकरीन। अब ये कहा जाता है कि जो कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वहाँ पे चीफ जस्टिस बैठते थे सुप्रीम, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम में कैपिटल के अंदर जो चीफ जस्टिस होते थे उन्हें कहा जाता था धर्माधिकरीन। देयर वर ऑल्सो सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द प्रोविजन कैपिटल। हर अमृत्या के डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर प्रोविजन कैपिटल के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट होते थे। डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट दी जाती, तरीके की पनिशमेंट दी जाती थी डिफरेंट टाइप की क्रिमिनल और सिविल वायलेंस के कारण। तो डिफरेंट टाइम की काइंड की पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे कि फाइन एक पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट करना, मल्टीलेशन करना, डेथ वर एक गिवन ऑफेंडर में डेथ भी दी जाती थी। टॉर्चर वॉज एम्प्लॉयड टू द एक्सट्रैक्ट ट्रूथ को बुलवाने के लिए उन एम्प्लॉयज़ को टॉर्चर करना। पुलिस जो स्टेशन था वो भी कुछ ऑल प्रिंसिपल सेंटर्स के अंदर मतलब प्रिंसिपल सेंटर के अंदर पुलिस स्टेशन भी देखने को मिले। तो दोनों ही कुटिल्य और अशोका की जो एडिक्स हैं वो मेंशन करती हैं जेल के बारे में भी, जेल ऑफिशियल के बारे में भी। दमा महामात्रास वर आस्क्ड बाय द अशोका टू टेक स्टेप अगेंस्ट द अनजस्टिस। जो अशोका हमने देखा कि जो मौर्यन एम्पायर है उसके अंदर अशोका अलग से एक ऑफिसर को अपॉइंट करते थे, दमा, जिन्हें कहा जाता था दमा महामात्रास, जो दमा को स्प्रेड करवाते थे। तो जो दमा महामात्रास जो अशोका के द्वारा पूछी जाती थी वो अनजस्ट जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट में आवाज़ भी लड़ती थी।
रीमिशन करना सेंटेंस को ऑल्सो मिशन, अशोका के इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि सेंटेंस को रीमिशन करना भी अलाउ था मौर्यन एम्पायर के अंदर। और सेंसर क्या होता है? द टेकिंग ऑफ द सेंसर्स वॉज रेगुलर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के दौरान में सेंशन लेना वो एक सेंसस लेना वो एक रेगुलर वर्क था। द विलेज ऑफिशियल वर टू द नंबर ऑफ पीपल along with other like their caste and occupation। the village क्योंकि पूरे विलेज के अंदर पता लगाया रिटर्न, ये भी एक डॉक्यूमेंट है मॉडर्न पीरियड में। जैसे कि हमारे भी 2011 में पहला सेंसस होता है जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी हमारी पॉपुलेशन के अंदर यंग पीपल्स हैं, ओल्ड हैं, कितनी डेथ रेट है, क्या लिटरेसी रेट है। तो उस तरीके से सेंसर लिया जाता था। तो मॉडर्न पीरियड में सेंसर एक रेगुलर होता था। हर विलेज का जो ऑफिसर होता था वो वर टू द नंबर ऑफ द पीपल, वो काउंट करता था कि उसके विलेज के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं। अदर डिटेल मतलब उन लोगों की कास्ट के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में रिकॉर्ड करता था। दे वर ऑल्सो टू काउंट द एनिमल, हर घर के एनिमल्स को भी इवन काउंट किया जाता था। द सेंसस इन द टाउन वॉज टेकन, और जो टाउन में सेंसस लिए जाते थे वो म्यूनसिपल ऑफिसर्स के द्वारा लिए जाते थे, जो विलेज ऑफिसर्स में लिए जाते और जो विलेज में लिए जाते थे वो विलेज ऑफिसर्स के द्वारा लिए जाते थे, जिसके अंदर म्यूनसिपल ऑफिसर रिकॉर्ड करते थे कि कितनी पॉपुलेशन है टाउन की, जो फ़ॉरेन चली गई है या फ़ॉरेन से इंडिया में आ चुकी है। जो डाटा कलेक्ट किया जाता था क्रॉस उस डाटा को स्पीसीज़ के द्वारा क्रॉस चेक भी किया जाता था। सेंसर अपीयर टू बी ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेंसर को लेना एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन था, सेंसर को दिखाना एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन था। अब हम प्रोविजनल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, तो मौर्यन एम्पायर के अंदर हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभालने वाली भी गवर्न होती थी। द मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड था 4 प्रोविजन में। देयर कैपिटल एट तकसीला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, कलिंगा। कहा जा रहा है कि मौर्यन एम्पायर चार भागों में डिवाइडेड था। तकसीला नॉर्थ वाला रीजन, उज्जैन महाराष्ट्र वाला रीजन, स्वर्णगिरी साउथ वाला रीजन, कलिंगा उड़ीसा वाला रीजन। तो इन 4 रीजन्स में मौर्यन एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था। जो प्रोविजनल गवर्नर थी वो मोस्टली अपॉइंटेड की जाती थी। हर एक प्रोविज़न के अंदर जो गवर्नमेंट होती थी वो रॉयल फैमिली के हेड, मतलब हर रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते थे वो अपॉइंट करते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ, और वो ही मतलब वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती थी उनका काम होता था कि वो उस विलेज के अंदर लॉ को मेंटेन करे, ऑर्डर को, टैक्स को कलेक्ट करे एम्पायर के लिए। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर द चार्ज ऑफ राजूकास, और हर डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो राजूकास के अंडर में होता था, जिसकी पोजीशन और उसका फंक्शन सिमिलर होता था एक मॉडर्न कलेक्टर की तरह। हर मतलब कहने का मतलब कि हर विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था राजूकास, जो एक ऑफिसर होता है, जो आज के जो मॉडर्न कलेक्टर है ना वैसा ही एक सिमिलर ऑफिसर होता था। ही वॉज असिस्टेड बाय द युक्ताज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उसे भी असिस्टेड किया जाता था, उसके अंडर में भी कुछ ऑफिसर्स आते थे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ ग्रामनी, और विलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्रामनी के अंडर में था। विलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्रामनी के अंदर में था। उनके जो ऑफिशियल सुपीरियर थे उन्हें गोपा कहा जाता था, जो चार्ज करते थे 15 या 10 विलेज को चार्ज करते थे। यहाँ से पता चला कि जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्रामनी के अंडर में था, जो एक सुपीरियर ऑफिसर होते थे और ग्रामनी और सुपीरियर ऑफिसर होते थे जिन्हें गोपा कहा जाता था। गोपा कौन कहा जाता था? क्योंकि वो 10 विलेज या 15 विलेज के चार्ज होते थे। तो गोपा होते थे इंचार्ज ऑफ 10 और 15 विलेज के, और ग्रामनी एक ऑफिसर इंचार्ज होते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के। ये एक ऑफिशियल सुपीरियर था। बोथ कुटिल्या एंड मेगास्थेन प्रोवाइड द सिस्टम ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेगास्थेन की बुक है इंडिगो और कुटिल्या की जो बुक है अर्थशास्त्र, वो हमें कुछ रिटन रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाती है कि जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एम्पायर के अंदर कैसे चलता था। जो अर्थशास्त्र है वो कंटेन करती है एक फुल चैप्टर कि क्या रोल होता था नागरिका का, सिटी सुप्रिंटेंडेंट का,
उसकी चीफ जो ड्यूटी होती थी मेंटेन करना लॉ को और ऑर्डर को, ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र से पता चलती है। मगस्तियन रेफर करती है कि 16 कमेटी होती थी और हर 6 कमेटी होती थी, जिस 6 कमेटी होती थी उन 6 कमेटी के अंदर 5 एक कमेटी के अंदर 5 मेंबर होते थे, ईच टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। हर काम करती थी पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। द कमेटी लुक्ड आफ्टर, मतलब जैसे कि कमेटी इस तरीके की दिखती थी, जैसे कि एक इंडस्ट्री कमेटी होती थी जो इंडस्ट्रीज के काम को संभालती थी, फॉरेन कमेटी होती थी जो फॉरेनर्स को संभालती थी, एंड फॉरेनर कमेटी एक रजिस्ट्रेशन कमेटी होती थी, बर्थ और डेथ को रजिस्ट्रेट करती थी, ट्रेड कमेटी मैन्युफैक्चर सेल और गुड्स को, एक कलेक्शन ऑफ द सेल टैक्सेस, इस टाइप की कमेटी होती थी। अब मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर क्या था। द मोन्यूमेंट बिफोर द पीरियड ऑफ अशोका वर मोस्टली मेड ऑफ द वुड एंड देयरफॉर द प्रिसाइज्ड। माना जाता था कि जो मोन्यूमेंट अशोका के टाइम पीरियड से जितने भी मोन्यूमेंट बनाए जाते थे वो एक वुड के बनाए जाते थे, इसलिए वो वुड के अंदर डिकम्पोज हो जाते थे, जल्दी से ख़राब हो जाते थे। द यूज़ ऑफ स्टोन स्टार्टर फ्रॉम द टाइम, और स्टोन के मोन्यूमेंट्स बनाना ये अशोका के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। न्यूमरियस मोन्यूमेंट हैं अशोका के, इवन बहुत सारे अशोका के मोन्यूमेंट्स हैं, ओनली फ्यू हैव ए रिमेन्ड, बट कुछ ही बचे हैं। हिज प्लेस एंड मोनास्ट्रीज मोस्ट ऑफ हिज स्टूपास हैव डिसअपेयर्ड। उसके जो प्लेसेस के ऊपर जो मोनास्ट्रीज बनी हुई थी, मोन्यूमेंट्स थे, वो ज़्यादातर डिसअपियर हो चुकी हैं। कुछ ही रिमेनिंग अशोका के बनाए हुए मोन्यूमेंट्स रह गए थे, जैसे कि स्टूपा जो सांची में बनाया था। आर्टिस्टिक रिमेन द मौर्यन पीरियड कैन बी सीन इन द फ्लोइंग हैड। तो कुछ मॉडर्न आर्ट्स हमें देखने को मिली है, अशोका की बनवाई गई जो मॉडर्न आर्ट्स थी कुछ हमें देखने को मिली है, जैसे कि पिलर। द पिलर इरेक्टेड बाय द अशोका फर्निश द पिलर इरेक्टेड बाय द अशोका फर्निश द फिनेस्ट स्पीस मैन ऑफ द मौर्यन आर्ट। तो एक ये सारनाथ पिलर है जहाँ पे ये अशोका का एक एडिक्ट है, इसके अंदर अशोका की एडिक्ट लिखी गई है जो एक स्पीस मैन ने बनाया था। ये एक मौर्यन आर्ट के थ्रू बना गया है। अशोका का जो पिलर है उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन फाउंड होती है वो अशोका की पिलर्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन हमें फाउंड होती है वो मोस्टली इन एरियाज़ में देखने को मिली है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, रुमिंडाई में, सांची में, सारनाथ में। देयर टॉप वर्क क्राउडेड विद ए फिगर ऑफ एनिमल, और हर उस पिलर के टॉप पे हमें एक एनिमल का फिगर देखने को मिला है, जैसे कि लॉयन का फिगर, एलिफेंट का, बुल का। सारनाथ पिलर विद 4 लॉयन स्टैंडिंग बैक टू बैक इन द मोस्ट मैग्निफिसेंट। अब एक पिलर है जिसको सारनाथ पिलर कहा गया है। इस सारनाथ पिलर के टॉप पे ऊपर 4 लॉयंस की स्कल्पचर बनी हुई है। तो सारनाथ पिलर के ऊपर 4 लॉयन स्टैंडिंग है अपनी बैक टू बैक। ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर माना जाता है अशोका का। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कैपिटल को अडॉप्ट कर लिया था इस मॉडिफिकेशन स्टेट एम्बलम के थ्रू। हम बोलते हैं ना स्टेट एम्बलम, हमारा भी जो स्टेट एम्बलम है उसके अंदर 3 लॉयन की पिक्चर है, 3 लॉयन के स्कल्पचर्स हैं, है ना, उसी तरह से। अब हम स्तूपा की बात करते हैं, जो अशोका ने स्तूपा बनाया था। स्तूपा क्यों बनवाया जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अशोका बिल्ड ए नंबर ऑफ स्तूपा। अशोका ने नंबर ऑफ स्तूपास बनवाए थे अपने एम्पायर के अंदर। उसमें से कुछ मेजोरिटी ऑफ तो डिस्ट्रॉय हो गए थे जब फॉरेन इन्वेजन होने लगा। उसमें से मेजोरिटी जो स्तूपास थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे फॉरेनर इन्वेजन के कारण। कुछ ही थे स्तूपा जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो सर्वाइव कर रहा है वो है सांची स्तूपा, जो एक मैसिव डिमेंशन है, बहुत ज़्यादा जगह से वो ख़राब भी हो चुका है। ये एक ओरिजिनल बिल्ड है जो ब्रिक से बनाया गया था, मतलब ये एक ओरिजिनल बिल्डिंग है जो ब्रिक से बनाई गई थी, बट बाद में उसको एनग्रेव किया और बाद में ब्रिक से बनाई गई थी, और अशोका के टाइम पीरियड के बाद उसे एनलार्ज किया गया था और उस स्तूपा को बढ़ाया गया था। अब ये 4 लॉयन वाला मैंने बोला था ना कि इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया था स्टेट के एम्बलम को। अशोका के सारनाथ पिलर के ऊपर 4 लॉयंस के स्कल्पचर्स बनी हुई हैं कुछ इस तरह की, ये आपको दिख रही होंगी कुछ इस तरह की।
ऐसे 4 लाइन्स बने हुए हैं बैक टू बैक को जोड़कर। अब हम पढ़ते हैं केव के बारे में। द केव प्रेजेंटेड टू द अजीविकाज बाय द अशोका एंड हिज सन द दशरथाज रिमेन इम्पोर्टेंट हेरिटेज ऑफ मोरन। मोरन की इम्पोर्टेंट हेरिटेज थी। मोरन की जो इम्पोर्टेंट हेरिटेज है, जैसे कि जो सारनाथ उनके बेटे ने बनवाई थी, एक अजीविका केव। देयर इंटीरियर वॉल आर पॉलिश लाइक द मिरर। और अजीविका केव की जो इनर वॉल्स हैं वो मिरर की तरह पॉलिश हैं। देयर वर मेन टू बी ए रेजिडेंट ऑफ मॉन्क्स। और माना जाता था कि उन केव्स के अंदर मॉन्क्स रहते थे। जब भी मॉन्क्स अपनी बातों को मतलब बुद्धिज़्म को स्प्रेड करके आते थे, वहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। द केव एट द बारा बार हिल नियर द बोध गया के पास जो 12 बार हिल्स हैं, वहाँ पे जो केव्स थी वो एक वंडरफुल पीस मानी जाती है मौर्यन आर्किटेक्चर की। अब क्या कारण था मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होने का? वट वॉज द कॉजेज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर? द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर हैज़ बिन वाइडली डिबेटेड। बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स के द्वारा डिबेटेबल ये क्वेश्चन किया गया है कि क्या कारण था मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने का। ट्रेडिशनल अप्रोच एट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन टू अशोकास पॉलिसी ऑफ हिज वीक सक्सेसर। ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये कहती है कि शायद अशोका के मरने के बाद उसकी जो पॉलिसी थी, अशोका का जो सक्सेसर वीक होने के कारण, मतलब अशोका के बाद जो राजा बना था, अशोका का बेटा और उसका बेटा, जो मौर्यन एम्पायर 2 पार्टों में बढ़ जाता है, तो उस वीक सक्सेसर के कारण मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। ये फिर अशोका की जो पॉलिसी थी वो चल नहीं पाई। दूसरी अप्रोच ये कहती है कि इनएडिक्वेट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सस्टेन सच ए वास्ट एम्पायर। और ऑन टू सस्टेन कि दूसरी वो अप्रोच ये कहती है कि इनएडिक्वेट जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे वो सस्टेन करते थे ऐसे वास्ट एम्पायर को। इट वॉज सैड दैट अशोका's प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी एंड antagonized Brahmanism, who brought about a revolution led by the पुष्पमित्र संघा। अब पुष्पमित्र संघा, हमें पता है कि मौर्यन एम्पायर लास्ट में, मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट किंग होता है उसको कौन हरा देता है? पुष्पमित्र संघा हरा देता है। यही पढ़ा था हमने। तो ये कहते हैं कि जो पुष्पमित्र संघा, तो कहा जाता है कि जो अशोका का प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी थी, अशोका की जो प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी थी वो एंटोगनाइज की गई थी ब्रह्मनिज्म के द्वारा, मतलब उसके अगेंस्ट में। अशोका हैड नेवर स्केल्टेंड हिज कंट्रोल ओवर हिज एम्पायर डिस्पाइट फ्रॉम अशोका एक पैसिफिस्ट पॉलिसी को फॉलो करने के कारण भी अशोका का एक स्केल्टन कंट्रोल नहीं रहा। इसलिए उसका सोलोमी में ब्लेम आता है कि अशोका का जो मौर्यन एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था एंड मे नॉट बी करेक्ट। और ये करेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि माने कई स्कॉलर कहते हैं कि अशोका एक प्रैग्मेटिक किंग था आइडलिस्ट किंग से। तो मल्टीपल कॉजेस थे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के, जैसे कि या तो वीक सक्सेसर आने के कारण, या फिर एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था इसके कारण, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी तरीके से नहीं चल पा रहा था अशोका के रीजन के बाद। ये सारे फैक्टर्स कॉम्बिनेशन के अंदर स्पीड अप तरीके से बहुत तेज़ी से मौर्यन एम्पायर को तोड़ रहे थे। फैसिलिटेट पुष्पमित्र सिंगर टू ड्राइव अवे मौर्यन पावर। और दूसरी जो बची गई कसर थी वो पुष्पमित्र शुंगा ने कर दी वो पुष्पमित्र शुंगा ने कर दी, जो एक संगा डायनेस्टी के राजा, संगा डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो पुष्पमित्र शुंगा होते हैं, जो मौर्यन एम्पायर से लड़कर, मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करके मौर्यन एम्पायर से लड़कर उनकी पावर को छीन लेते हैं। ये डिटेल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू।